वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SR2 डिजिटल में। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और इस चैप्टर के ऊपर ये हमारा दूसरा वीडियो रहने वाला है इन मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसके पहले वाला वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसमें बेसिक्स मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स का डिस्क्राइब किया हुआ है, लोड्स और फोर्स के बारे में और वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डिफॉर्मेशन। द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड इज़ कॉल्ड डिफॉर्मेशन। तो इस चैप्टर में बार बार हमको वर्ड मिलने वाला है डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन का क्या मीनिंग होगा? द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो कोई भी बॉडी के ऊपर अगर आप एक्सटर्नली अप्लाइड लोड लगाते हैं तो जिसके कारण से उस बॉडी का शेप एंड साइज़ चेंज हो रहा है, तो आप उसको सिंपली बोल सकते हैं कि इस बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रही है, मीन शेप एंड साइज़ चेंज हो रही है। तो आपको याद रखना है, बार बार डिफॉर्मेशन का वर्ड आएगा। डिफॉर्मेशन का मीनिंग होगा सिंपल, उसका शेप और साइज़ चेंज हो रहा है बॉडी का, ठीक है। सेकेंड टॉपिक, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी को डिफाइन कर लेते हैं। इफ़ ए बॉडी डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड देन सच ए बॉडी इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी। बॉडी डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन, आपने एक्सटर्नली लोड लगाया किसी बॉडी के ऊपर और उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। डिफॉर्मेशन का क्या मतलब होगा? ना शेप चेंज हो रहा है ना साइज़ चेंज हो रहा है। देन आप उस बॉडी को क्या बोल सकते हैं? कौन सी बॉडी रहेगी? आपकी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी को आप फिक्स बॉडी भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, ये फिक्स बॉडी रहेगी। नेक्स्ट, इलास्टिक बॉडी। If a body regains its original shape and size after deformation when the external force or load is removed, इलास्टिक बॉडी को डिफाइन कर लेते हैं कि बॉडी रिगेन कर लेगी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ आफ्टर डिफॉर्मेशन। आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के कारण उस बॉडी का शेप और साइज़ चेंज हो गया है, ठीक है। आपने जैसे ही फोर्स को रिमूव किया, लोड को रिमूव किया, बॉडी रिगेन कर लेगा, वापस उसी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। इस बॉडी को आप क्या बोलने वाले हैं? इलास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक बॉडी की डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में आ सकती है, डिफाइन इलास्टिक बॉडी। नेक्स्ट है प्लास्टिक बॉडी। इफ़ ए बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड लोड एंड गेट्स परमानेंट डिफॉर्मेशन देन सच ए बॉडी इज़ कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक बॉडी के ऊपर आपने एक्सटर्नली अप्लाइड लोड लगाया, लोड लगाने के कारण बॉडी का शेप एंड साइज़ चेंज हो गया है, लेकिन आपने जैसे ही लोड को रिमूव किया वो इट डज़ नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वो वापस नहीं आ रहा है। मींस उसने क्या कर लिया है? परमानेंटली शेप को चेंज कर लिया है। तो ऐसी कंडीशन में आप उस बॉडी को बोल सकते हैं कि वो कौन सी बॉडी रहेगी? प्लास्टिक बॉडी रहेगी। परमानेंटली उसका शेप एंड साइज़ चेंज हो गया है लोड लगने के कारण, तो वो क्या हो गई हमारी? प्लास्टिक बॉडी। देन नेक्स्ट रहेगा स्ट्रेस। स्ट्रेस का नोटेशन रहेगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये नोटेशन है, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस का डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। तो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, ये फिगर देखेंगे, एक बार है, रॉड है, उसका लेंथ है L और यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया है P
और यहाँ पर आपको डायमीटर भी शो हो रहा है। तो लेंथ है, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है P, और यहाँ पर डायमीटर ऑफ रॉड दिख रहा है आपको। तो फोर्स लगने के कारण बॉडी में लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और वो कितने से इंक्रीज़ हो रही है, L प्लस डेल्टा L से लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ओरिजिनल लेंथ थी L, लेकिन फोर्स लगने के कारण बॉडी स्ट्रेच कर रही है, और स्ट्रेच करने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। और कितने से लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, डेल्टा L। डेल्टा L का मतलब क्या होगा, डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। मैथमेटिकली स्ट्रेस को भी आप सिंपल याद रख सकते हैं कि मैथमेटिकली स्ट्रेस इज रेशियो ऑफ लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑन विच इट एक्टिंग। तो बेसिकली स्ट्रेस आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मैथमेटिकली स्ट्रेस इज़ द रेशो ऑफ लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। और स्ट्रेस का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल्स। SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज़ पास्कल। PA से उसको आप डिनोट कर सकते हैं। 1 PA मीन्स 1 पास्कल इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपली आपको याद रखना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल में उसका यूनिट होता है। SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज पास्कल्स। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो 2 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना रहेगा डेल्टा L, चेंज इन लेंथ को आपको कैलकुलेट करना है। और चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला को यूज़ करना रहेगा। फॉर्मूला है P इंटू L डिवाइडेड बाय A इंटू E। P मीन्स लोड अप्लाइड या फोर्स दिया हुआ रहेगा प्रॉब्लम में। उसके बाद है L, लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ बार, डिवाइडेड बाय कैपिटल A। कैपिटल A रहेगा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैपिटल E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। इस तरीके से ये चारों टर्म रहेगी और आपको कैलकुलेट करना रहेगा डेल्टा L। फर्स्ट प्रॉब्लम, ए रॉड ऑफ डायमीटर 20 mm is subjected to axial pull of 60 kilonewton. The length of the rod is 2 meter and modulus of elasticity capital E 2 into 10⁵ MPa. Find the deformation of the rod. तो यहाँ पर प्रॉब्लम को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डायमीटर गिवन है आपको 20 mm, तो सिंपली आपको गिवन डाटा लिख लेना है। सबसे पहले डायमीटर ऑफ रॉड दिया हुआ है आपको, कितना दिया है 20, इज़ सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल। एक्सियल पुल मीन्स आपको लोड दे दिया है उसने, कितना दिया है 60 किलो न्यूटन। तो 60 किलो न्यूटन है, इसको आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। 60 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीन्स 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज 1 किलो न्यूटन इक्वल्स टू 1000 न्यूटन, और 1000 न्यूटन को ही हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 10⁻³ की टर्म में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ रॉड गिवन है 2 मीटर, यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा है लेंथ ऑफ रॉड 2 मीटर। तो हमको डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। डिफॉर्मेशंस मींस आपको क्या निकालना रहेगा, डेल्टा L कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा L कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड निकालना रहेगा। रॉड है, बार है, मींस सर्कुलर सेक्शन है, और सर्कुलर सेक्शन रहेगा तब आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकलेगा, कैपिटल A से शो करते हैं उसको, π/4d²।
पाई डिवाइडेड बाय 4, डी मीन्स डायमीटर ऑफ रॉड कितना दिया हुआ है, वो 20 mm रॉड डायमीटर दिया हुआ है। तो 20 का स्क्वायर करना है तो एरिया कितना मिलेगा आपको, 314.5 mm स्क्वायर, 314.5 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। एरिया का यूनिट mm स्क्वायर रहेगा क्योंकि डायमीटर mm में दिया हुआ है। लेंथ ऑफ रॉड 2 मीटर गिवन था, तो मीटर में है, इसको भी हम क्या कर, लेंथ ऑफ रॉड 2 मीटर है, इसको mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2000 mm हो जाएगा, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 mm होता है, मीन्स 2 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2000 mm। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई 2 × 10⁵ MPa, ये गिवन है प्रॉब्लम में, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 × 10⁵ MPa। 1 MPa इक्वल्स टू कितना होता है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और MPa का मतलब क्या होगा, मेगा पास्कल्स। 1 मेगा पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो सिंपली 2 × 10⁵ की टर्म एज इट इज़ रहेगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है। आपको न्यूटन और mm में सारे यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, मीटर रहेगा mm में कन्वर्ट करो, किलो न्यूटन रहेगा न्यूटन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमको डिफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेना है, डेल्टा एल। उसके लिए फॉर्मूला है P × L डिवाइडेड बाय A × E। अब एक एक कर वैल्यू पुटअप कर देते हैं। P मीन्स लोड, आपने कितना कन्वर्ट किया है उसको, 60 × 10⁻3, तो P की जगह रख देंगे 60 × 10⁻3। लेंथ 2000, यहाँ पर आपने लेंथ को कन्वर्ट किया 2000, तो आपने 2000 रख दिया। एरिया आपने क्रॉस सेक्शनल A की जगह एरिया आपने कैलकुलेट किया है, कितना है वो 314.15, आपने एरिया की जगह वैल्यू पुटअप कर दी 314.5। कैपिटल ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है आपको प्रॉब्लम में, कितना दिया है वो 2 × 10⁵, तो ई की जगह आपने 2 × 10⁵ की वैल्यू पुटअप कर दी। उसके बाद आपको कैलकुलेशंस कर लेना है कैल्सी के ऊपर, और कैलकुलेशंस करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी डेल्टा एल की, डिफॉर्मेशन की 1.90 mm डेल्टा एल है ये। डेल्टा एल मीन्स इंक्रीज इन लेंथ, डिफॉर्मेशन, इलोंगेशन, सब का मतलब एक ही रहने वाला है, मीन्स आपने डेल्टा एल कैलकुलेट कर लिया है। तो ये शॉर्ट प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट रहता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर देने वाला हूँ। तो सेकेंड प्रॉब्लम है अब हमारा, A steel bar 1 meter in length and 100 mm into 10 mm in cross section is subjected to axial pull of 20 kN. Calculate elongation of bar. Take modulus of elasticity capital E equals to 2 × 10⁵ MPa means megapascal, और 1 MPa equals to 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, मीन्स ये 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा, फिगर है, यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, विड्थ 100 mm एंड थिकनेस कितना है 10 mm है, और फोर्स लग रहा है कितने का 20 किलो न्यूटन का। एक्सियल पुल है तो 20 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है। एक्सियल पुल लगने के कारण यहाँ पर हमको इलोंगेशन ऑफ बार कैलकुलेट करना है, मींस इंक्रीज़ इन लेंथ आपको कैलकुलेट करना है या चेंज इन लेंथ आपको कैलकुलेट करना है इस बार की। तो यहाँ पर लोड दिख रहा है आपको, गिवन डाटा में लोड दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन लिख देते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूटन में। 1 किलो न्यूटन इक्वल्स टू 1000 न्यूटन होता है। 1000 न्यूटन को हम लोग कैसे लिखते हैं, 10⁻³ की टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर लोड 20 किलो न्यूटन, तो 20 × 10⁻³ ये फोर्स को आपने लोड को कन्वर्ट कर लिया न्यूटन में। एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इस बार को देखना है, यहाँ पर ये एरिया निकालना है हम लोगों को, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो
तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 mm, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 इंटू 10 करना है, तो यहाँ पर 100 इंटू 10 किए तो 1000 mm² आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। उसके बाद है लेंथ ऑफ बार दिया हुआ है आपको 1 मीटर, मीटर में है, इसको आपको mm में कन्वर्ट कर लेना है। 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 mm होता है, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 mm। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई 2 इंटू 10⁵, MPa मीन्स मेगा पास्कल दिया हुआ है, तो ये किस में दिया हुआ है आपको, मीन 1 न्यूटन पर mm² में आपको वैल्यू गिवन है। हमको फाइंड करना है इलोंगेशन। नाउ फाइंड इलोंगेशन डेल्टा एल। डेल्टा एल हमको कैलकुलेट करना है, मीन्स चेंज इन लेंथ निकालना है या इंक्रीज इन लेंथ भी बोल सकते हैं इसको। तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास डेल्टा एल इक्वल्स टू P इंटू एल डिवाइडेड बाय A इंटू ई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। P इंटू एल डिवाइडेड बाय A इंटू ई, ये फार्मूला हमको लगेगा। P मीन्स लोड दिया हुआ है, आपने कन्वर्ट किया उसको 20 इंटू 10⁻3, तो P की जगह आपने 20 इंटू 10⁻3 की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद है इंटू, तो इंटू एज इट इज़ लेंथ 1 मीटर थी, आपने 1000 में उसको कन्वर्ट किया, 1000 यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद एरिया कैलकुलेट किया, 1000 mm² एरिया है ये, 1000 mm², इसको यहाँ पर रख देते हैं। इंटू कैपिटल ई 2 इंटू 10⁵, तो 2 इंटू 10⁵ की वैल्यू पुटअप कर देते हैं और कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कैलसी के ऊपर आपको सॉल्व करना है और आप कैलकुलेशंस करेंगे तब आपको वैल्यू मिलेगी 0.1 mm डेल्टा एल आ जाएगा आपका 0.1 mm, मीन्स इंक्रीज़ इन लेंथ। इतना लेंथ इंक्रीज़ होगा अगर आप 20 किलोन्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे इस बार के ऊपर, तो आपको इंक्रीज़ इन लेंथ कितना होगा, 0.1 mm। तो इस तरीके से ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, तो ये 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है एग्ज़ाम में। तो अगर आपको कुछ इसमें डाउट रहता है, कोई आपको क्वेरी रहती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई आपको करने वाला हूँ।